प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 7 में वर्णित साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1 का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1 का प्रथम अंश पढ़ा है। आज हम इसी निबंध का जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1 का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अंश में हमने पढ़ा कि लेखक अपने जीवन में काफी सफल रहा और लेखक का मित्र जीवन में सफल नहीं रहा। लेखक का मित्र असाधारण और अद्वितीय स्तर से और असाधारणता से संपन्न था। वह बहुत बुद्धिमान था। लेखक अपने आप को साधारण और सामान्य बुद्धि वाला ही मानता है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी दोनों में यह मूलभूत अंतर दिखाई पड़ता है। आइए इसके आगे वाला भाग आज हम पढ़ते हैं। नए की जन्म कुंडली। लगातार अब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इतने वर्षों बाद मेरी जिंदगी में जब वह वापस आया तो मुझे लगा कि यह उस उल्कापिंड की भांति है जो सैकड़ों वर्षों के अवकाश के बाद सूर्य के पास आकर एक चक्कर लगा लेता है और पुनः अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता है। जैसा कि लेखक के मित्र से उनका दोबारा से मिलन 12 वर्षों के बाद हुआ था। इतने वर्षों बाद यानी 12 वर्षों के बाद में लेखक के जीवन में उनके मित्र से मुलाकात हुई थी। इतने वर्षों बाद मेरी जिंदगी में जब वह वापस आया, वह से आशय है जब उनके मित्र वापस आए तो लेखक को ऐसे लगा जैसे वह उस उल्कापिंड की भांति है जो सैकड़ों वर्षों के अवकाश के बाद सूर्य के पास आकर एक चक्कर लगा लेता है। उल्कापिंड से आशय है ऐसे पत्थरनुमा टुकड़े जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार का उल्कापिंड सा यानी उल्कापिंड की तरह जो सैकड़ों वर्षों के अवकाश के बाद सूर्य के पास आकर एक चक्कर लगा लेता है और पुनः अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता है। संभवतया लेखक को भी ऐसा ही लगा कि उनका मित्र जो 12 वर्षों के बाद उनसे मिला है वह भी एक बार मिलने के बाद पुनः अगली यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाए। इस सुदूर यात्रा के उसके अनुभव की कीमत मैं जानता हूं। लेखक यह जानता है कि उनके मित्र बहुत बुद्धिमान रहे हैं। वह बहुत ही असाधारण क्षमता वाला व्यक्ति रहा है। इस प्रकार लेखक अपने मित्र को असाधारण क्षमता वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति मानता है और इसी कारण से लेखक का कहना है कि इस सुदूर यात्रा के उसके अनुभव की कीमत मैं जानता हूं। यानी लेखक उसके सुदूर यात्रा के अनुभव की कीमत बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। भले ही किन्हीं अप्रत्याशित संघर्षों में टूट फूट कर वह धूल बनता हुआ खरबों मील दूर के किसी अंधेरे शून्य में खो जाए। जिस प्रकार से एक उल्कापिंड लगातार सतत यात्रा करता रहता है, लगातार चलता रहता है और इस प्रकार से अप्रत्याशित वह संघर्ष करता रहता है। जब एक उल्कापिंड अप्रत्याशित संघर्ष करता रहता है तो वह टूटता फूटता भी है। टूट फूट कर वह धूल बनता हुआ अरबों मील दूर के किसी अंधेरे शून्य में जाकर के खो जाता है। लेखक का भी ऐसा ही मानना है कि उनके मित्र भी संभवतया अब उनसे दूर जाकर के किसी शून्य अंधेरे में हो सकता है कि खो जाएं। किंतु आज उसने मुझसे कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। लेकिन आज लेखक को उनके मित्र ने कहा कि उनकी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। नक्शा होने से आशय है भविष्य की योजना। भविष्य की जो योजना है या जो हमने योजना बनाई है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, जो भी हमने उसका नक्शा बनाया है, किंतु आज मुझसे उसने कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। मैं उसके विषाद को समझ गया। वह जिंदगी में छोटी छोटी सफलताएं चाहता था। जैसा कि लेखक तो सफल हो गया लेकिन उनके मित्र सफल नहीं हो पाए। वह जिंदगी में यानी लेखक के मित्र जिंदगी में
छोटी छोटी सफलताएं चाहते थे। उसके पास तो सिर्फ एक भव्य असफलता है। इतना बुद्धिमान होने के बावजूद, असाधारण क्षमता वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी वह जीवन में सफल नहीं हो पाया। लेखक का कहना है कि उसके पास तो सिर्फ एक भव्य असफलता है। यह मेरी टिप्पणी है, उसकी नहीं। और उसके पास भव्य असफलता है, यह टिप्पणी भी लेखक की है। लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध की यह टिप्पणी है कि उनके मित्र के पास तो एक भव्य असफलता है। मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, लेकिन नक्शा तो है। नक्शा से आशय है, लेकिन एक योजना तो है, एक कार्य योजना तो है जिसके आधार पर आगे बढ़ा जा सके। यहां तो न गलत का नक्शा है और न सही का। लेखक ने कहा कि यहां तो कोई कार्य योजना ही नहीं है, न तो सही के लिए और न ही गलत के लिए। मैंने उसका दिल बंधाने की कोशिश की, और मैं कर ही क्या सकता था। लेखक ने अपने मित्र का दिल बंधाने की कोशिश की, इस चीज का प्रयास किया। और लेखक कर ही क्या सकता था। मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह थोड़ी बहुत सांसारिक सफलता की इच्छा रखे। किन्हीं असावधान क्षणों में ही उसने मुझसे कहा कि वह स्वयं भूल का एक नक्शा है। इस प्रकार से दोनों मित्र आपस में बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं, अपने जीवन के सुख दुख और अनुभवों को एक दूसरे के साथ में बांट रहे हैं। किसी असावधान क्षण में, जीवन के किन्हीं असावधान क्षणों में लेखक के मित्र ने लेखक को बताया कि वह स्वयं भूल का एक नक्शा है, वरना वह ऐसा नहीं कहता। लेकिन आज का जमाना कैसा है, जबकि बुलबुल भी यह चाहती है कि वह उल्लू क्यों न हुई। चांदनी में एक जादू होता है, चांदनी जादू से भरी होती है, चांदनी में एक जादू होता है, लेकिन यह जादू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। लेखक का ऐसा कहना है कि चांदनी में जादू होता है, लेकिन चांदनी का यह जादू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। युवा लोगों के लिए, युवा स्त्री पुरुषों के लिए चांदनी का जादू अपना अलग महत्व रखता है। उसी प्रकार अधेड़ लोगों के लिए अथवा वृद्धावस्था वाले लोगों के लिए भी चांदनी का जादू अपने आप में अलग ही जादू रखता है। इस प्रकार चांदनी में एक जादू होता है, लेकिन यह जादू अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए, युवकों के लिए, वृद्धों के लिए, अधेड़ उम्र के लोगों के लिए यह अलग अलग होता है। न मालूम हमारी बात कहां से शुरू हुई। मैं डर डर कर उससे बात करता जा रहा था, कहीं ऐसा न हो कि उसे जाने अनजाने मुझसे कोई चोट पहुंचे, क्योंकि उसने अपने विचारों के लिए खून बहाया है, जिंदगी खत्म की है। मित्र ने अपने विचारों के लिए खून बहाया है, जिंदगी खत्म की है। इसलिए लेखक मित्र के साथ बात करते हुए बहुत ही समझते हुए, बहुत समझदारी के साथ में और बहुत सोचते विचारते हुए उससे बात कर रहे थे। लेखक बहुत डरते डरते, यानी बहुत ही संभल संभल कर अपने मित्र के साथ में बात कर रहे थे, क्योंकि मित्र और वे दोनों ही प्राकृतिक चांदनी में बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे, एक दूसरे के हालचाल जान रहे थे, एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी बात सुनता जा रहा था, और जहां मतभेद व्यक्त करना हो वहां मैं अपनी आदत के अनुसार उत्तेजित होने के बजाय मुस्कुराकर बात कह देता। हो सकता है कि दोनों मित्रों में किसी बात को लेकर मतभेद हो, लेकिन मतभेद होने के बावजूद भी लेखक का ऐसा कहना है कि वे उत्तेजित होने के बजाय मुस्कुराते हुए अपनी बात कह दिया करते थे। इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी बात सुनता जा रहा था, और जहां मतभेद व्यक्त करना हो वहां मैं अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराकर अपनी बात कह देता, मैं उत्तेजित नहीं होता। मैंने उससे पूछा, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कौन सी है। 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का रास।
संयुक्त परिवार का विघटन हो जाना, संयुक्त परिवार का टूट जाना, संयुक्त परिवार का समाप्त हो जाना, यह पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना मानी जा सकती है। संयुक्त परिवार टूट गए हैं, संयुक्त परिवारों का बिखराव हो गया है, संयुक्त परिवारों का ह्रास हो गया है, यह पिछले 20 वर्षों की महान घटना मानी जा सकती है। मैं स्तब्ध हो गया। उसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर खिलखिलाते हुए कहा, और इस तथ्य का साहित्य से बहुत बड़ा संबंध है। ये जो संयुक्त परिवारों का ह्रास हुआ है, संयुक्त परिवार टूट गए हैं, बिखराव को प्राप्त हो गए हैं, इस कार्य में यानी संयुक्त परिवारों के टूटने में साहित्य से बहुत बड़ा संबंध है। चारों ओर चांदनी की रहस्यमयी मधुरता फैली हुई थी। चारों ओर ठंडा एकांत फैला हुआ था। दोनों मित्र चांदनी रात में फैली हुई चांदनी के मध्य बातचीत कर रहे थे। मौसम बहुत ही सुहावना था, ठंडक फैली हुई थी और रहस्यमयी चांदनी चारों तरफ छिटकी हुई थी। मेरी अजीब मनोस्थिति हो गई। मैं अपने पड़ोसियों की जिंदगियां ढूंढने लगा, अपने परिचितों का जीवन तलाशने लगा, क्योंकि लेखक के मित्र ने कहा था कि जो संयुक्त परिवारों का बिखराव हुआ है, संयुक्त परिवार टूटे हैं, इस तथ्य का साहित्य से बहुत बड़ा संबंध है। एक अनिच्छित बेचैनी मुझ में फैल गई। हाँ, यह सही है कि जिंदगी और जमाना बदलता जा रहा था, किंतु मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। लेखक का ऐसा कहना है कि वे परिवर्तन के परिणामों को देखने के ही आदी थे। परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, उसे देखना उन्हें ज्यादा नहीं सुहाता। एक अनिश्चित बेचैनी के भाव से लेखक भर उठे और वे यह मानने लगे कि हाँ, जीवन भी बदल रहा है, जिंदगी भी बदल रही है, समय भी बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, किंतु परिवर्तन के परिणामों को देखने के ही लेखक आदी रहे हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। एक बात कह दूं, आजकल की आवश्यकताओं के अनुरूप मैं चित्रकला और नृत्य कला से लेकर मानव वंश शास्त्र तक सबकी जानकारी रखता हूं। लेखक ने अपने मित्र को कहा कि एक बात कह दूं, मैं चित्रकला की भी जानकारी रखता हूं, मैं नृत्य कला की भी जानकारी रखता हूं, साथ ही साथ मैं मानव वंश शास्त्र तक की भी जानकारी रखता हूं। इस संबंध में बहुत सारे दिलचस्प तथ्य मेरे दिलो दिमाग के पिछले पॉकेट में रखे हुए हैं। दिलचस्प से आशय है बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही रोचक तथ्य मेरे पिछले पॉकेट में रखे हुए हैं, यानी मेरे पास में इस प्रकार की यादें हैं, इस प्रकार की स्मृतियां हैं जो इनसे संबंधित है, इसलिए मुझसे कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। लेखक का ऐसा कहना है कि वे नृत्य शास्त्र के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चित्रकला के बारे में जानते हैं, मानव वंश शास्त्र के बारे में जानते हैं। इस प्रकार इन बहुत सारी जानकारियों को जानने के कारण कोई भी व्यक्ति लेखक से ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। जब मेरे मित्र ने एकदम संयुक्त परिवार की बात कही तो मैंने उसका इम्तिहान लेने की जिद करके उससे पूछा, और इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई? पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ी घटना कौन सी घटी? तो लेखक के मित्र ने इसका उत्तर दिया, संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया, संयुक्त परिवारों का ह्रास हो गया। लेकिन जब लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई, 1 मिनट के लिए वह चुप रहा। फिर उसने जवाब दिया, राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम न होना, साहित्य के पास सामाजिक सुधार का कोई कार्यक्रम न होना। जैसे कि लेखक के मित्र की राजनीति में रुचि थी, लेखक के मित्र राजनीति में भी भाग लिया करते थे और राजनीति में भाग लेने के साथ साथ उनका साहित्य के साथ भी लगाव था। लेखक के मित्र ने बताया कि राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। राजनीति तो वास्तव में राजनीति करने के लिए ही होती है
और राजनीति करने वाले लोग केवल और केवल निजी स्वार्थों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। उन्हें समाज सुधार के किसी भी कार्यक्रम को ठीक प्रकार से क्रियान्वित और संचालित करने की पूरी तरह से न तो उनको आवश्यकता है और न ही वे इसका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से करना चाहते हैं। साहित्य के पास सामाजिक सुधार का कोई कार्यक्रम न होना, और इसी के साथ लेखक के मित्र ने यह भी कह दिया कि साहित्यिक लोगों के पास भी सामाजिक सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है। सबने सोचा कि हम जनरल सामान्य बातें करके सिर्फ और एकमात्र राजनीतिक या साहित्यिक आंदोलन के जरिए वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे। उनका ये मानना है कि राजनीतिक लोग तो ऐसा सोचते हैं कि केवल और केवल हम एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर देंगे और उसके माध्यम से समाज की स्थितियों में सुधार आ जाएगा, समाज की स्थितियों में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी ओर जिस प्रकार से राजनीतिक लोग सोचते हैं वैसा ही सोच साहित्यिक लोग भी सोचते हैं। साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले साहित्यकार लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि किसी भी प्रकार का साहित्यिक आंदोलन खड़ा कर दिया जाए और इस साहित्यिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप समाज में सुधार हो जाएगा, समाज का उत्थान होने का भाव बनता चला जाएगा। सबने यही सोचा, यानी राजनीतिज्ञों ने भी यही सोचा और साहित्यकारों ने भी यही सोचा। सबने सोचा कि हम जनरल सामान्य बातें करके सिर्फ और एकमात्र राजनीतिक या साहित्यिक आंदोलन के जरिए वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे। वस्तु स्थिति से आशय है जो समाज की स्थिति है, और समाज की वस्तु स्थिति अत्यंत दयनीय है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, पूरी तरह से सुधार अपेक्षित है। यदि समाज में वस्तु स्थिति में सुधार होगा तभी तो समाज उत्थान की ओर अग्रसर हो पाएगा। इस प्रकार वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे। फलतः सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप दिया गया। राजनीतिज्ञ और साहित्यकार दोनों ही क्षेत्र के लोगों ने समाज सुधार के कार्य को अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप दिया। इन अप्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से ही दोनों ही, यानी राजनीतिज्ञ भी और साहित्यकार भी ऐसा सोचने लगे कि समाज में अपेक्षित सुधार हो जाएगा। देखते नहीं हो, आजादी के मिलने के बाद जातिवाद का उदय क्यों हुआ? हमारे देश में जातिवाद का उदय हुआ आजादी के मिलने के बाद, और जातिवाद का यह जो भाव है यह लगातार आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। खासकर राजनीतिक संस्थाओं के भीतर सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में भी गड़बड़ है। इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र भी सामाजिक सुधार को ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पाया और साहित्य भी सामाजिक सुधार के कार्यों को ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पाया। इसके स्थान पर अप्रत्यक्ष प्रभावों को उन्होंने सामाजिक सुधार की जिम्मेदारी दे दी। खासकर राजनीतिक संस्थाओं के भीतर भी हमें जातिवाद दिखाई पड़ता है। सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में भी गड़बड़ है, साहित्य में भी गड़बड़ दिखाई देती है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से समाज में जो सुधार होना चाहिए वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसकी यह उक्ति मुझे बड़ी हास्यास्पद प्रतीत हुई। उसमें मुझे मूर्खता के विशाल दृश्य दिखाई देने लगे। जिस प्रकार की बात राजनीतिज्ञों के लिए और साहित्यकारों के लिए लेखक के मित्र ने कही, इस बात में लेखक को हास्यास्पद स्थिति ही प्रतीत हुई। हास्यास्पद से आशय है ऐसी बात जिसको सुनकर हंसी आए। लेखक को लगा उसने अपनी बात को रबर जैसा तान दिया है, ऐसा मुझे लगा। जिस प्रकार रबर को तानने से रबर बहुत लंबा बढ़ जाता है और उसको छोड़ते ही वापस मूल स्थिति में आ जाता है, इस प्रकार अपनी बात को बहुत अधिक विशालकाय करने के बाद जैसे ही रबर को छोटा किया जाएगा तो वह सीमित स्थिति में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लेखक को अपने मित्र की बात लगी। लेखक को अपने मित्र की बात रबर को तानने जैसी लगी। जैसे ही रबर की तनी हुई स्थिति समाप्त होगी तो वह अपनी पूर्व स्थिति में ही आ जाएगा। उसने अविश्वास से मेरी आंखों की तरफ देखा। शायद यह सही है कि मैं उसे बेवकूफ मान रहा हूं, रात में, और वह भी चांदनी रात में।
सेमल के झाड़ पर बैठे हुए कुछ कौवे चौंक पड़े। शायद किसी चमगादड़ ने वहां झपट्टा मारा हो। सामने एक सेमल का पेड़ था। चांदनी रात में सेमल के पेड़ में कुछ कौवों में हलचल हुई। कुछ कौवे उड़े। हो सकता है कि किसी चमगादड़ ने वहां पर झपट्टा मारा हो। कुछ कौवे उड़े, पेड़ के आसपास कुछ देर मंडराए और फिर किसी डाल पर जाकर बैठ गए। लेकिन मेरा मित्र तैस में था। उसने कहा, समाज में वर्ग है, श्रेणियां हैं, श्रेणियों में परिवार है। समाज में वर्ग है, श्रेणियां हैं, श्रेणियों में परिवार है। समाज की एक बुनियादी इकाई परिवार भी है। समाज की अच्छाई बुराई परिवार के माध्यम से व्यक्त होती है। मनुष्य के चरित्र का विकास परिवार में होता है। बच्चे पलते हैं, उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है। वे अपनी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ वहाँ से लेते हैं। परिवार में बच्चे पलते हैं। परिवार में बच्चे सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों को जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मिलती है वे भी परिवार के माध्यम से ही मिलती है। मित्र ने बताया कि समाज में वर्ग है, श्रेणियां हैं और श्रेणियों में परिवार है। यह जो परिवार है यह समाज की एक बुनियादी इकाई है। यानी परिवार को समाज की एक बुनियादी इकाई माना जाता है। समाज की अच्छाई और बुराई परिवार के माध्यम से ही व्यक्त होती है। अच्छे परिवार यदि एकजुट हो जाएंगे और उससे जो समाज बनेगा अच्छा समाज बन जाएगा, और यदि अच्छे परिवार इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो समाज अच्छा नहीं बन पाएगा। इस प्रकार समाज की अच्छाई और बुराई परिवार के माध्यम से व्यक्त होती है। मनुष्य के चरित्र का विकास भी परिवार में ही होता है। बच्चे भी परिवार में ही पलते हैं। उनका लालन पालन और पोषण भी परिवार में ही होता है। उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा भी परिवार से ही प्राप्त होती है और वे अपनी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी वहीं से यानी परिवार से ही प्राप्त करते हैं। हमारे साहित्य तथा राजनीति के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो परिवार को लागू हो। यानी जहां से किसी भी बच्चे का लालन पालन पोषण होता है, उसको सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है, उसका चरित्र निर्माण होता है, उस स्तर पर न तो राजनीतिज्ञों के पास में और न ही साहित्यकारों के पास में ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जिससे परिवार को ठीक किया जा सके, परिवार को बेहतर किया जा सके। एक मिनट के लिए वह चुप रहा और फिर आगे बढ़ता गया। जमाने के साथ संयुक्त सामंती परिवार का ह्रास हुआ। ह्रास होने से आशय है उसका विघटन हुआ, वह टूट गया जमाने के साथ। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इसके साथ संयुक्त सामंती परिवार का ह्रास हुआ, उसका विघटन हो गया। उन विचारों और संस्कारों के प्रति विद्रोह भी किया गया जो सामंती परिवार में पाए जाते थे। सामंती परिवार में जिस प्रकार के विचार पाए जाते थे, जिस प्रकार के संस्कार पाए जाते थे, उनके प्रति विद्रोह भी किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते और घर आकर वैसा ही सोचते या करते जो सोचा या किया जाता रहा। यानी परिवार को सही दिशा देने का कार्य या तो राजनीति के माध्यम से होता अथवा साहित्य के माध्यम से होता। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? ऐसा हुआ कि लड़के यानी परिवार का कोई भी लड़का या लड़की बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते, या तो वो राजनीतिज्ञों से अथवा साहित्यकारों से किसी भी विषय पर बातें सुनते और उनके अनुसार विचारों को आत्मसात भी करते। लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते और घर आकर वैसा ही सोचते या करते जो सोचा या किया जाता रहा। समाज में बाहर पूंजी या धन की सत्ता से विद्रोह की बात की गई। जैसे ही राजनीति की बात हो या साहित्य की बात हो तो उसमें बार बार यह बात कही गई है कि पूंजी और पूंजीवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। समाज में सबको एक साथ आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि सबको बराबर मात्रा में धन प्राप्त हो सके। इस प्रकार से समाज में बाहर पूंजी या धन की सत्ता से विद्रोह की बात की गई, लेकिन घर में ऐसा किया जाना संभव नहीं हो पाया।
लेकिन घर में नहीं, वह शिष्टता और सील के बाहर की बात थी। लेकिन यदि घर में ही विद्रोह किया जाता तो यह शिष्टता और सील के बाहर की बात मानी जाती थी। मतलब यह है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं, घर के बाहर दी गई। अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी तो गई, लेकिन वह घर में नहीं दी गई, घर से बाहर दी गई। घर का संघर्ष कठिन था, उसमें भावनाओं की टकराहट उन्हीं से होती थी जो अपने प्राण के अंश थे। अगर परिवार में ही भावनाओं में आपसी टकराहट हो तो उन्हीं लोगों के बीच में हो जो आपस में आत्मीय जन हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में परिवार में बंधे हुए हैं। इस प्रकार से अपने प्राण के अंश आत्मीय जनों के साथ ही यह टकराहट होती थी। इसलिए न केवल उस संघर्ष को टाल दिया गया, वरन एक अजीब ढंग का समझौता भी किया गया। यह हुआ, मैं कहता हूं, यह हुआ, मानो इसे। और इस प्रकार से ये जो बड़े परिवार हैं, सामंती परिवार हैं, संयुक्त परिवार है, इन परिवारों में जो भी अनुभव वाले व्यक्ति रहे हैं, उनके द्वारा जो भी विचार, जो भी संस्कार प्रदान किए गए हैं, यह हुआ, मैं कहता हूं, यह हुआ, मानो इसे। और इस प्रकार से उन चीजों को मान लिया गया। मुझे लगा कि वह मुझे गाली दे रहा है। जैसे ही लेखक के मित्र ने यह बात कही तो लेखक को ऐसे लगा मानो उनका मित्र उन्हें गाली दे रहा है। एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर भी चूंकि मुझे लगा कि उसकी बात अभी अधूरी ही है, इसलिए मैं चुप रहा। वह बोला, इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मजे में हमारे परिवारों में पड़े हुए हैं। यहां पर लेखक के मित्र ने सामंती अवशेष कहा। हरेक सामंती परिवार, संयुक्त परिवार, जिनमें बहुत सारे विचार, संस्कार इत्यादि परिवार के साथ ही सदैव पनपते रहे हैं, और उनमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनको बदलने जाने की आवश्यकता है। इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मजे में हमारे परिवारों में पड़े हुए हैं। पुरानों के प्रति और नए के प्रति इस प्रकार का एक बहुत भयानक अवसरवादी दृष्टि अपनाई गई है। इसलिए सिर्फ एक सप्रश्नता है पुराने के प्रति और नए के प्रति। पुराने क्या? पुराने यानी परिवार के जो विचार और संस्कार रहे हैं वे पुराने हो गए हैं, और समय के साथ में अब बदलाव हो रहा है, और नए की तरफ, हम नए विचारों की तरफ, नए संस्कारों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुरानों को छोड़ना, नयों को आत्मसात करना, यह अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नए के प्रति इस प्रकार का बहुत भयानक अवसरवादी दृष्टि अपनाई गई है। इसलिए सिर्फ एक सप्रश्नता है। सप्रश्नता से आशय है प्रश्न के साथ प्रश्न, जिसके साथ में प्रश्न जुड़ा हुआ हो। एक प्रश्न, उसके साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है। हम पुरानों के साथ में जो व्यवहार करना चाहते हैं, पुराने विचार और संस्कारों के साथ में हम जिस तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं, नए के साथ में हम किस प्रकार का व्यवहार करें, इस प्रकार एक प्रश्न के साथ में अगला प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सिर्फ एक सप्रश्नता है। प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन करके उत्तर खोज निकालने की न जल्दी है, न तबीयत है, न कुछ। मैं मध्य वर्गीय शिक्षित परिवारों की बात कर रहा हूं। जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, जो पुराने और प्राचीन माने जा रहे हैं, उनके स्थान पर नए विचार, नए संस्कार होने चाहिए, और नए विचार और नए संस्कारों में वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन किया जाना चाहिए। प्रश्न है कि वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन करके उत्तर खोज निकालने की न तो जल्दी है, न तबीयत है, न कुछ। और यह बात मध्य वर्गीय शिक्षित परिवारों के बारे में की जा रही है। जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया है। जीवन सतत रूप से चल रहा है, जीवन परिवर्तनशील है। इस प्रकार से जो चलता हुआ जीवन है, जो परिवर्तनशील जीवन है, उसमें जो पुराना है वह अब लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया है। जो नया है उसने अभी तक पुराने का स्थान ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं किया है।
धर्म भावना गई लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। धर्म भावना चली गई जिसे हम पुराना मानते हैं, लेकिन नए के रूप में वैज्ञानिक बुद्धि अभी तक नहीं आई। धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया था। वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया। धर्म के स्थान पर जो वैज्ञानिक दर्शन होना चाहिए था, वैज्ञानिक मानवीय दर्शन होना चाहिए था, वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि होनी चाहिए थी, अभी भी उसने धर्म के स्थान पर अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है। वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने, वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया। इसलिए केवल हम अपनी अंतः प्रवृत्तियों के यंत्र से चालित हो उठे हैं। उस व्यापक, उच्चतर, सर्वतोमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया नया चिल्ला तो उठे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जान सके। उस व्यापक, क्योंकि हमारे जीवन के जो व्यापक जीवन मूल्य रहे हैं, विचार और संस्कार रहे हैं, जो उच्चतर जीवन मूल्य, संस्कार और विचार रहे हैं, जो सर्वतोमुखी, सर्वतोमुखी से आशय है सब ओर से, यानी सभी दिशाओं में सबके लिए लागू होने वाले, इस प्रकार मानवीय अनुशासन की जो हार्दिक सिद्धि है, जो हमारे जीवन में रही है, उसके बिना, उसको प्राप्त किए बिना हम नया नया चिल्ला रहे हैं कि हमें पुराना नहीं चाहिए, हमें तो नया ही नया चाहिए। नया नया चिल्ला तो उठे हैं, लेकिन वह नया क्या है? प्रश्न यह है कि वह नया क्या है। हम पुराने को तो छोड़ दें, लेकिन उसके स्थान पर हमें उससे बेहतरीन नया भी मिलना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टि से संपृक्त, वैज्ञानिक दृष्टि से मिला जुला हमारे समक्ष एक आदर्श रूप भी उपस्थित होना चाहिए। हम नहीं जान सके क्यों मान मूल्य नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए, क्योंकि जीवन का जो मान है, जीवन के जो मूल्य है, जो नया इंसान है, उसकी ठीक से परिभाषा बन ही नहीं पाई और वह परिभाषाहीन और निराकार हो गए हैं। वे दृढ़ और नया जीवन, नए व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सके, वे धर्म और दर्शन का स्थान न ले सके। हमें नया प्राप्त करना ही है, पुराने को छोड़ना ही है, लेकिन पुराने को छोड़ने के बाद नए को ठीक प्रकार से हमें ग्रहण कर ही लेना चाहिए। और नए में जिस चीज को हम अपना रहे हैं, उसके साथ में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अवश्य ही शामिल रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें यथार्थ स्थिति में इस नए सत्य को स्वीकार करना चाहिए, नए सत्य को आत्मसात करना चाहिए। वे दृढ़ और नया जीवन, नए व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण न कर सके, वे धर्म और दर्शन का स्थान न ले सके। धर्म और दर्शन के स्थान पर नई वैज्ञानिक विधि के साथ में यथार्थ स्थिति को हमें अपनाना चाहिए। पुराने का छोड़ने के बजाय, पुराने को छोड़ने के साथ ही हमें श्रेष्ठ जो प्राप्त है, उसे और अधिक अच्छी तरीके से नए कलेवर में, नए रूप में, नई चेतना के साथ, नए जीवन के साथ में, नई प्रक्रिया के साथ में, नए यथार्थ के साथ में अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1 का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित निबंध जिसका शीर्षक है नए की जन्म कुंडली 1 से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।